पे बैक एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां जय एक ऑफिस में काम कर रहा होता है। वहीं पे हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहां पे जय काफ़ी छोटा होता है, जहां पे उसकी मदर डिवोर्स मांग रही होती है उसके फादर से कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर उसका फादर बोलता है कि तुम्हें डिवोर्स किस लिए चाहिए, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं मजबूर किया है, जैसे हम रह रहे थे हम वैसे हमेशा की तरह रह सकते हैं ना, हमारे पास हमारा बच्चा है बहाने के लिए। तभी वो लेडी बोलती है कि नहीं मुझे अब जाना है यहाँ से, तुम डिवोर्स पेपर साइन करोगे कि नहीं। गुस्से में डिवोर्स पेपर फेंकते हुए बोलती है। तभी वो पर्सन बोलता है कि नहीं मैं डिवोर्स पेपर साइन नहीं करूँगा, और ये सारा कुछ जज देख रहा होता है। तभी वो लेडी बोलती है कि जब तक तुम पेपर पे साइन नहीं करोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। वो लेडी तुम्हारा वेट कर रही है ना, ठीक है। ये सुनकर उसका हस्बैंड मजबूर हो जाता है और वो पेपर लेकर उस पर साइन कर लेता है। ये सब कुछ जय देख रहा होता है। जैसे वो साइन करता है लेडी की आंखों में आंसू आ जाती है। वो आदमी वहाँ से डॉक्यूमेंट साइन करके चला जाता है। तभी वो मुड़कर देखती है कि उसका बेबी जय जो कि वहीं पे सब कुछ देख रहा होता है। वो लेडी इमोशनल होकर बच्चे की ओर बढ़ती है और उसे अपने गले लगा लेती है। उसे पता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर रही है, अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है, शायद उसे तकलीफ़ होगा, बट उसे ये पता है कि ये सब उनके लिए सही है। जय अब इतना बड़ा हो चुका है कि शायद उसे उसकी मदद की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हमें 20 साल बाद का पास दिखाया जाता है जहाँ पे 20 साल बड़ा जय एक कब्र पे खड़ा होता है। वो कब्र किसी और की नहीं उसकी मदर की होती है, जहाँ पे उसे फ्लावर चढ़ाता हुआ हमें दिखाया जाता है। फिर हमें प्रेजेंट पे दिखाया जाता है जहाँ पे सन ऑफिस से बाहर जा रहा होता है। तभी एक कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है। उसे गिरता देख ड्राइवर बाहर आके जय को डांटने लगता है, बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके कार के आगे खड़े हो, तुम्हें मरना है क्या। पर तभी वहाँ से कार से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि कोई और नहीं सनी का ही बैकर होता है। वो पर्सन बाहर निकल के बोलता है कि कोई नहीं रहने दो, चलो हम जाते हैं। और वो ऑफिस में एंट्री ले लेते हैं। जब वो ऑफिस में एंट्री लेते हैं उसी वक्त उसे गिरा हुआ देख वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं सन को उठाने जाते हैं। सन बोलता है कोई नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसके बाद उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल युंजय का होता है। युंजय से बोलता है कि तुम ऊपर आओ छत पे, मुझे बात करनी है। ये सुनकर सन छत पे जाता है। जब वो छत पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक बेंच पे युंजय सो रहा होता है। उसे यूँ सोता देख के उसे डिस्टर्ब नहीं करता, वो जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तभी बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है और अभी तो हमारी बात नहीं हुई है और तुम वापस जा रहे हो। ये सुनकर अचानक से सन रुक जाता है। युंजय की बात सुनकर सन बोलता है कि एक्चुअली मुझे लगा कि तुम सो रहे हो, मैं तो इसीलिए जा रहा था। ये सुनकर दुखी आवाज़ में बोलता है युंजय कि तुम मुझे सच में इग्नोर करना बहुत अच्छे से जानते हो ना, मैं तुम्हें बात करने के लिए बुलाया, तुम बिना बात करे हुए जा रहे हो, तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो क्या। ये सुनकर बोलता है सन कि तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तभी इस बात पे स्माइल करता है युंजय। युंजय बोलता है सन को कि जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तुम उसे इग्नोर करते हो, जो तुम्हारे दिल में होता है तुम वो तो बोलते नहीं हो, उसके ऑपोजिट बोलते हो। ये बोलते हुए जय कंधे पर हाथ रखता है सन के और प्यार से सहलाते हुए बोलता है कि चलो आज हम साथ सोते हैं। ये सुनकर सन बोलता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। जय बोलता है कि हाँ इससे हम थोड़ा करीब आ जाएंगे और ये मुझे तुम्हें एक पेमेंट करने का एक तरीका भी है। अब मैं भी तुम्हें पेमेंट के रूप में दूंगा, तुम्हें तो एक्सेप्ट करना ही होगा। इतना बोलकर जय वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे सन भी उसे फॉलो करता है और वो घर जाते हैं जय के। जब वो घर में एंटर होते हैं तो सन नोटिस करता है कि जय का घर बिल्कुल उसके सीक्रेट ऑफिस की तरह ही बिल्कुल बिखरा हुआ है। जब वो आराम से नोटिस करता है, ध्यान से देखता है, तो वहाँ पे जय की एक बचपन की फ़ोटो उसकी मदर के साथ होती है। उसे देखकर सन को याद आ जाती है सिया की बात, जो बताता है कि जय की मदर पवनी सिर्फ उसके फादर के साथ जय के लिए ही थी। सिया उसे बताता है कि उसकी माँ सिर्फ उसकी फादर के साथ जय की वजह से थी। जब तक जय छोटा था उसकी उसकी माँ की बहुत ज़रूरत थी। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया जय, जब लगे कि जय अपना ख्याल रख सकता है, उसकी माँ ने उसके फादर को डिवोर्स दे दिया और वो थाईलैंड आ गई। पवनी जय की माँ जब यहाँ आई तो उसने एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुरू करा जिसमें उसे खास वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए उसने ये कॉन्किट के साथ किया जिसे इस इंडस्ट्री का 20 साल का तजुर्बा था। फिर कॉन्किट ने उस जय की माँ को धोखा दिया, कुछ टेरिबल किया। उसे बाद में पता चला ये बात जब बोर्ड में सभी सारे मेंबर बोलने लगे।
कि उसे सीईओ पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कॉन्क्रीट को सीईओ अनाउंस कर देना चाहिए। और ये एक मेंबर नहीं, पूरे सबके सब बोल रहे थे कि कॉन्क्रीट को इस इंडस्ट्री का ज़्यादा अंदाज़ा है और हमें बेनिफिट के लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सही से समझता है और कंपनी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके। ये सब समझ सकती थी ऑलरेडी कि उसे सब कॉन्क्रीट का ही वो है, प्लान है, और ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। मजबूरी में वो अपने ऑफिस में सारी चीज़ें सोच रही होती है कि जिसके लिए उसने सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ आई है, सब कुछ शुरू करा, वो सब एक पर्सन की धोखे की वजह से सब कुछ गंवाना पड़ेगा। ये सोचकर वो काफ़ी टेंस होती है। तभी वो छत पर जाती है और वहाँ से सुसाइड कर लेती है कूदकर। ये सब याद करते हुए सन इंजय के पीछे पीछे जाता है। जब वो रूम को नोटिस कर रही होती है कि रूम भी बिल्कुल उसके ऑफिस की तरह ही बिल्कुल सारे किताब बुक्स फैले हुए हैं, बिल्कुल मैस पड़ा हुआ है। ये देखकर वहाँ से नोटिस कर ही रहा होता है सन कि वहाँ से इंजय उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। कॉफ़ी देते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा रूम पसंद आया? इंजय की बात सुनकर जय बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा घर भी तुम्हारे बिल्कुल सीक्रेट ऑफिस की तरह ही बिल्कुल फैला हुआ बिखरा हुआ है। ये सुनकर जय बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जय थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, फिर बोलता है कि उस ओल्ड मैन सिया ने तो तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में बता ही दिया होगा। तभी सोचते हुए सन बोलता है कि हाँ, बट मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि मिस्टर सिया तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ क्यों कैसे जानते हैं। ये सुनकर स्माइल करते हुए जय बोलता है कि आखिर उस टेरिबल बुड्ढे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया बट फिर भी पूरा सच नहीं बताया। तभी सन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारा। ये सुनकर जय बोलता है कि जब फर्स्ट पर्सन जिसने मेरी माँ के रूफटॉप पे कूदकर मरने के बाद जो उसने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म किया वो कोई नहीं, अंकल जॉय थे। ये सुनकर सन बोलता है कि मिस्टर सिला जो तुम्हारे अंकल है? तो बोलते हैं हाँ। तो जय बोलता है कि तुम सोच नहीं रहे कि मैं पार्टनर क्यों हूँ, मैं इस कंपनी में डायरेक्टर क्यों हूँ और मैं एलिस का पार्टनर क्यों हूँ? इसके बारे में भी बोल रहा होता है और कंपनी के बारे में जय बोल रहा होता है। जय की बातें सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है सन, फिर बोलता है कि तो इसका मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कोई नहीं जानता कि तुम फाउंडर के बेटे हो? तो बोलता है जय कि नहीं, मेरी मदर और मेरा दोनों का सरनेम डिफरेंट था। जय बोलता है कि नहीं, जब मेरी माँ ने मेरे फादर को डिवोर्स दिया था तो वो डिवोर्स देने के बाद डायरेक्ट यहाँ आ गई थाईलैंड। यहाँ पे कोई नहीं जानता कि एक्चुअली उनका बेटा दिखता कैसा है। इसी वजह से मैं अपने जो कि अब्रॉड से पढ़ाई करके आया था, उस फैंसी डिग्री की वजह से ड्रीम एंटरटेनमेंट में जॉब ले पाया, जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट था जो कि मेरे मदर का लॉयल था। उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी, इसीलिए मैं काफ़ी इजीली ड्रीम एंटरटेनमेंट में एज आ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉब कर रहा हूँ। जय की बातें सुनकर सन थोड़ा समझने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी इधर से जय बोलता है कि तुम कुछ खाना चाहोगे, तुम्हें भूख नहीं लगी? तो सन मना कर देता है, बोलता है नहीं। पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जय बोलता है कि क्या खाना चाहोगे, स्टिक, सैलेड, स्पैगेटी या तुम्हारा वही नूडल्स? अगर तुम्हें वो नूडल्स खाना है तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। जय की बातें सुनते हुए तभी गौर से सन देखता है कि उसकी आंखें नींद से बंद हो रही होती है, वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। ऐसे उसे देखकर सन बोलता है जय को कि तुम बताओ, तुम कितने दिन से सोए नहीं हो? उसकी बात को सुनकर जय बोलता है कि 2 दिन से। फिर बोलता है नहीं नहीं, 3 दिन से। उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है सन चौंकते हुए बोलता है कि 3 दिन से तुम सोए नहीं हो? तब जय बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? उसकी बातों का जवाब नहीं देते, इग्नोर करते हुए सन बोलता है कि तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? तभी जय बोलता है कि पहले तुम बताओ, तुम खाओगे क्या? सन दोबारा बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? ये बात सुनकर जय बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, ठीक है? तुम मेरा कुक किया हुआ खाना खाओगे। ये सुनकर सन उसे घूर के देखता है और बोलता है कि तुम नींद से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तो भी तुम्हें मेरे लिए कुक करना है? चलो जब बेडरूम में चलो सोते हैं। दूसरे को वो ऐसे करके खींचने लगते हैं। वो सन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बेडरूम ले जाऊंगा, तुम्हें सोना है। तभी जय बोलता है कि नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। और ऐसे एक दूसरे से वो लिटिल फाइट करने लगते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट होता है। इन क्यूट लिटिल फाइट के बीच में अचानक से जय बोलता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। जब तुम्हारे मदर और भाई की डेथ हुई थी तो क्या तुम रोए थे? ये बोल के अचानक से रुक जाता है सन और कुछ बोलता नहीं है। सर हिलाते हुए सन जय के क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे बेडरूम में ले जाता होता है। तुम्हें अब सोना चाहिए।
तभी जय बोलता है कि नहीं, तभी बोलता है कि हाँ तुम बेड पर जाओ सो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे हक कर लेता है पीछे से। जय बोलता है तुम चाहते हो मैं सोऊं ना, उसे हक करते हुए उसे बेड पे ले जाता है। बेड पर दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा फाइट करने लगते हैं, बार बार उसे हक करता है। जय बोलता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। तभी सन बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसे ही वो कुछ बोलता नहीं है। जय उसे बार बार हक करता है और बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है सन। और फिर बाद में जब उसे छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है, अचानक से नोटिस करता है कि जय उसे हक करके सो चुका है। ऐसे उसे देख सन जय को उठाने की कोशिश करता है, बट जय बिल्कुल भी नींद में सो रहा होता है और वो बिल्कुल भी हिलता भी नहीं है। उसे देखकर थोड़ा सा सन रिलैक्स महसूस करते हुए बोलता है कि एटलीस्ट तुम सो तो पाए। जो कि युंजय सन को बिल्कुल ही हक कर रखा होता है। उसके पैर हाथ बिल्कुल उसे जकड़ के खड़े होते हैं और उसका वज़न थोड़ा भारी होने की वजह से तकलीफ भी हो रही होती है, बट फिर भी सन कुछ नहीं करता, उसे सोने देता है। कुछ टाइम बाद उसे धीरे से हटाने की कोशिश करता है सन, बट जय दोबारा से उसे हक कर लेता है। फिर उसे कुछ टाइम बाद दोबारा उसे हटाने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब होता है। जब वो जाता है वहाँ पे तो अपना बैग उठाने लगता है, तभी उसके सामने एक स्क्रिप्ट गिर जाती है। वो स्क्रिप्ट एक ऐसे पर्सन के लिए होती है, कहाँ स्टोरी होती है शॉर्ट मूवी की, जिसमें एक पर्सन को कैमरे से डर होता है। उसे देखकर उसे याद आ जाती है स्काई की। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि सन स्काई से मिलने जाता है उसके कमरे पे। उसे देखकर अचानक से स्काई चौंक जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सन बोलता है कि मैं एक डेब्ट कलेक्टर हूँ, तुम्हें पता है ना। उनको ढूंढने में तो मुझे टाइम नहीं लगता, वो तुमसे अच्छे से छिप पाते हैं फिर भी, तो तुम्हें ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। स्काई बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे लेने आए हो तो तुम्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ बचा नहीं है। ये सुनकर चौंक जाता है, थोड़ा बोलता है सन की ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मेरी बात तो सुनो। क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि किसने तुम्हारी रिकॉर्डिंग ख़राब करी थी। ये सुनकर चौंक जाता है, बोलता है किसी ने कोशिश करी थी मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब करने की, मेरा ऑडिशन ख़राब करने की। तभी बोलता है कि हाँ, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि किसने करा था तो वो एड्रेस देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे इस टाइम वॉशरूम में आ जाना, ठीक है। अगर मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट उस पर्सन के लिए, मैनेजर के लिए, जिसने तुम पर बहुत ही टाइम इन्वेस्ट किया है, ये तुम उसे बहुत पसंद भी करते हो। ये बोलकर सन वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पे सन कॉल करता है स्काई को और बोलता है कि जो स्टूडियो के पीछे वाला वॉशरूम है तुम वहाँ पे वेट करना, ठीक है। और वहीं पे दिखाया जाता है कि सनी का असिस्टेंट लेडी वहाँ पे कॉफ़ी ढूंढ रही होती है, सनी का फेवरेट, जो कि वहाँ पे मिल नहीं रहा होता है, और इस बात को लेकर वो परेशान होती है। तभी वहीं से सन आवाज़ देते हुए बोलता है कि मैम इधर सुनो, मैं ना एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सनी का, मुझे उनको एक लेटर देना है। ये सुनकर सिस्टर बहुत खुश होती है, बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि सनी का इतना क्यूट असिस्टेंट है, और उसका लेटर लेके बोलती है कि ठीक है मैं सनी को दे दूँगा, तुम जा सकते हो। और वो वहाँ पे जाती है। जैसे ही अंदर एंट्री लेती है, वहाँ दिखाया जाता है कि सनी का मेकअप हो रहा होता है, जहाँ पे उसे कुछ लोग अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं। वो सेटिस्फाई होकर खुद को देख रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट एंट्री लेता है। तभी बोलता है सनी कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए हो ना। तो सिस्टम बोलता है कि नहीं, बट मैंने किसी को बोला है अरेंज करने के लिए। बोलता है कि तुम कैसे लोग हो, तुम्हें पता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, बट तुम उसका अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते। तब असिस्टेंट बोलती है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारा एक फ़ैन मिला, बहुत ही क्यूट था वो, उसने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया है। ये बात सुन के सनी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा फ़ैन ही है, क्या पता वो कोई कैमरा वाला हो, कोई रिकॉर्डिंग, कोई रिपोर्टर हो। ये बात सुनते बोलते लेडी बोलते है कि नहीं, वो बहुत ही क्यूट था, उसने सिर्फ लेटर दिया और वहाँ से चला गया। अब वो तो ये सुनकर सनी लेटर ले लेता है और पढ़ने लगता है, बट उस लेटर में उसे जो दिखता है वो शॉक्ड हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि तुमने मेरा रिकॉर्डिंग ऑडिशन ख़राब करने की कोशिश किया है ना, मेरे पास प्रूफ है, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँगा। तो ये सुनकर सनी को लगता है कि ये स्काई ही होगा, और वो वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे बुलाया जाता है। जब वो स्काई को वहाँ देखता है तो उसका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे एक्सपोज करोगे, तुम हो क्या। इसे स्काई को बोलने का मौका भी नहीं देता। स्काई चौंक जाता है सनी को वहाँ देख के। जब वो ऐसे बोलने लगता है, अचानक से सनी सजाकर ऐसे सनी को देख कर स्काई बोलता है कि एक्चुअली मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है सनी, तो तुमने मेरे साथ प्रैंक किया, हाँ, तुम्हें पता है ना कि मेरे एक कॉल से तुम यहाँ से गायब हो सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसे धमकी दे ही रहा होता है कि तभी देखता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है, तो सनी वहाँ से जाने लगता है तुरंत से। जैसे ही जा रहा होता है, उसे अचानक से एक पर्सन जो गुजरता है, उसे लगता है कि उसने देखा है, पीछे मुड़ के देखता है, कोई और नहीं सन वहाँ पे वॉशरूम में हाथ धो रहा होता है। उसे देख के अचानक से डर जाता है सनी। उसे समझ में आ जाता है कि अब तक जो सब कुछ हो रहा था वो कोई और नहीं, सनी ही था।
उसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से अचानक से गेट खोलकर बाहर चला जाता है। उसे स्काई ऐसे देख के समझ जाता है कि वो बोलता है सन को कि लगता है सनी ने तुम्हारे कुछ बहुत ही टेरिबल किया है, कुछ बहुत बुरा किया है ना, इसीलिए तो वहाँ पे रुक भी नहीं पाया और चला गया। उसकी बात को सुनकर सन बोलता है कि हाँ, तुमने देख लिया ना, तुम्हें पता चल गया ना कि किसने किया है ये सब कुछ। तो और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट देखा है जिसमें एक पर्सन को तुम्हारे जैसा ही कैमरे से फोबिया होता है। वो स्टोरी तुम करना चाहोगे? मैंने मैनेजर को बोल दिया उसका स्क्रिप्ट लाने के लिए, उसके ऑडिशन कराने के लिए। अब बाकी मर्जी तुम्हारी है। ये सुनकर स्काई बोलता है कि तुम मेरी इतने हेल्प क्यों कर रहे हो, मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर सन थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बोलता उस वक्त तुमने मुझे मना करा था ना कि मुझे पी सन मत बोलो, सिर्फ सन बोलो। ये सुनकर उसे याद आ जाती है कि उसने स्काई को मना किया था कि मुझे सन मत बोलो, बट वो इसीलिए क्योंकि जब भी वो स्काई को देखता है उसे अपना भाई की याद आ जाती है। इसीलिए उसने बोला था कि मुझे पी सन मत बोलना, मुझे सन बोलना सिर्फ। ये सुनकर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली तुम्हें देखकर मुझे मेरे भाई, मरे हुए छोटे भाई की याद आती है, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था। अब मुस्कुराते हुए बोलता है सन कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर हंस जाता है स्काई, स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है, फिर मैं आपको पी सनी बोलूँगा। और फिर वो ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में जैसे ही मैनेजर स्काई को देखता है वो बहुत खुश होता है और हक कर लेता है स्काई को, बोलता है कि तुम्हें मुझे यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। तभी स्काई बोलता है सॉरी मैनेजर, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया नहीं आने में। तो मैनेजर बोलता है अरे कोई बात नहीं, सबका अपनी तकलीफ़ से लड़ने का तरीका अलग होता है और अगर हमें तकलीफ़ नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हम ग्रो कैसे होंगे। ये बोलकर वो स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जहाँ ऑडिशन के लिए उनको जाना होता है। वो ऑडिशन के लिए जाते हैं जहाँ पे स्काई का ऑडिशन लिया जाता है। जो लेडी उसका ऑडिशन लेती है वो देखती है कि एक्चुअली स्काई में काफ़ी पोटेंशियल है। डरते डरते तो भी स्काई देता है इंटरव्यू और उसमें पास हो जाता है। तभी वहाँ पे लेडी बोलती है कि एक्चुअली जो हमारा स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग स्काई बिल्कुल फिट बैठता है, हम उससे कर लेंगे, बट सन के लिए थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा क्योंकि अभी उसमें पोटेंशियल है, बट उसके लिए आपको और टाइम देना होगा। ये सुनकर मैनेजर बोलता है कोई बात नहीं, हम स्क्रिप्ट आगे डिस्कस करते हैं। तभी उसके स्काई को लिए वो स्क्रिप्ट डिसाइड हो जाता है और वो डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। तभी वो लेडी बोलती है कि एक्चुअली तुम्हें स्क्रिप्ट मिला कहाँ से, ये स्क्रिप्ट एक्चुअली ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका था। ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है मैनेजर की ये स्क्रिप्ट है किसका, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है फिर दोबारा से। तो बोलती है लेडी कि इसको स्पॉन्सर कर रहा है मिस्टर रथर, जो कि ड्रीम एंटरटेनमेंट के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डायरेक्टर हैं। ये सुनकर वो उसे याद आ जाती है मैनेजर को और घूर के देखता है सन उसकी नज़र को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तभी मैनेजर बोलता है कि एक मिनट, मैं अपने एक्टर से बात करना चाहता हूँ। और सन के हाथ पकड़कर वो ले जाता उधर होता है, बोलता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे और सर के बीच में चल क्या रहा है। नज़रों को अवॉइड करते हुए सन बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप है। तभी मैनेजर बोलता है कि सच में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल सनी की तरह ही रास्ता अपनाकर ऊपर चढ़ो। ये बोलकर कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से मैनेजर चला जाता है। लेडी को थैंक यू बोलता है स्क्रिप्ट के लिए और वो वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सनी दो मेंबर के साथ डिस्क में बैठा होता है। वो कोई और नहीं, एक तो बहुत बड़ा स्पॉन्सर होता है जो कि बैकर भी होता है सनी का, और दूसरा करंट ड्रीम एंटरटेनमेंट का सीईओ होता है। वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी उसे ड्रिंक सर्व करता है सनी। उसी बीच बोलता है स्पॉन्सर कि तुम बताओ कि ये जो ड्रीम स्टार्ट होने वाला था न्यू सीरीज़, वो कब तक हो जाएगा। तभी वो बोलता है करंट सीईओ की एक्चुअली अगर कोई दिक्कत नहीं आया तो एंड ऑफ द ईयर में हो जाएगा। ये सुनकर बोलता है स्पॉन्सर की एक्चुअली तुम्हें पता है ना मैंने इस पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और जो जिसके भरोसे मैंने इन्वेस्ट किया वो बोल रहा है कि अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो हाँ। तभी दूसरा पर्सन बोलता है कि सर ऐसी चीज़ें होने में टाइम तो लगता है ना। तभी वो क्लैपिंग करता है और कोई पर्सन अंदर आता है, जिसमें से जब वो अंदर आता है तो बोलता है मिस्टर सीईओ बोलता है कि सर आपको पता, ये हमारे एंटरटेनमेंट का न्यू एक्टर है, अगर आप इसे मौका देना चाहे तो। उसे देखकर जो स्पॉन्सर होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ आके बैठो। जब वो पर्सन डरते डरते वो एक्टर जाता है और उसके पर्सन के पास में बैठता है, वो अपना बेल्ट खोलते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ना है तो अपने इस मुंह को यूज़ करो, और बेल्ट खोल देता है और वो वहीं पे शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा मोमेंट ऑकवर्ड होता है, बट ऐसे कि जैसे कि उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई हो। तभी बोलता है सनी
सीईओ को कि एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो वहाँ से रूम से बाहर जाते हैं। वॉशरूम में सनी बोलता है कि एक्चुअली एक पर्सन है जिसका तुम्हें ठिकाने लगाना है। ये सुनकर मिस्टर सीईओ बोलते हैं कि तुम किसी लोग को ठिकाने के अलावा और करते क्या हो? तुम्हारे छोटे छोटे कामों की वजह से तुम्हें पता है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। मुझे और भी काम करने हैं। मुझे सीरीज़ में आने वाले प्रॉब्लम को दूर करना है ताकि ये एंड ऑफ द ईयर में अच्छे से रिलीज़ हो पाए, जिसका तुम्हें मेन लीड भी बनाना है मुझे। ये सुनकर सनी बोलता है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी? बोलते हैं बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी प्रॉब्लम। और तुम बताओ कि वो पर्सन है क्या? न्यू एक्टर को तुम क्यों ठिकाने लगाना चाहते हो? तभी सनी बोलता है कि एक्चुअली पास्ट में मैं एक्टर बनने से पहले उससे पैसे लिया करता था। पूरी बात नहीं बताता सनी। वो बोलता है कुछ पैसे लिया करता था, हाल ही में उसने ज्वाइन किया है, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए रुकावट बन सकता है। तभी ये बात सुनकर वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसे पैसे दे के कहानी ख़त्म करो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि तुम्हारी इस छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रखूं? दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जहां मिस्टर पार्किन के स्टूडियो में मैनेजर अपने दोनों एक्टर को ले जाता है, जहां पे जो स्काई का शूट होना होता है। ये देखकर मैनेजर बोलता है कि सेकंड टाइम हमें चांस मिला है मिस्टर पार्किन के साथ काम करने का, तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो क्या? ये सुनकर सन कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलता है कम ऑन यार गाइस, खुश हो जाओ थोड़ा। उसका मैनेजर एक्साइटेड होकर बोलता है। वहीं पर लेडी आती है, मिस्टर पार्किन को थैंक यू बोलती है कि मेरा सीरीज़ से एक्सेप्ट करने के लिए। तभी मिस्टर पार्किन बोलता है तुम्हारे सीरीज़ हमेशा मुझे चैलेंज करता है, क्यों नहीं? तभी वो लेडी स्काई से मिलने के लिए ले जाती है पार्किन को। इंट्रोड्यूस करते हुए लेडी बोलती है ये है हमारा सीरीज़ का एक्टर मिस्टर स्काई। उसे देखकर इंटरेस्टिंगली उसे स्माइल करते हुए देखता है पार्किन। बोलता है कि स्काई, और उसके करीब जाके बोलता है कि इस बार तुम मेरा टाइम तो ख़राब नहीं करोगे ना, अवॉइड नहीं करोगे ना कैमरे को? और तो कुछ भी नहीं बोलता। स्काई थोड़ा सा अनईजी फील करता है। ये देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है सन की, उसे रोक देता है मैनेजर और बोलता है सन कि तुम इसे अवॉइड करो, ठीक है? और तभी पाकिन बोलता है कि जाओ फिर तुम रेडी हो जाओ फ़ोटोशूट के लिए। जब वो रेडी होकर आता है तो उसका फ़ोटोशूट हो रहा होता है। अचानक से उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं। इस बीच में फ़ोटोशूट तो सही चल रहा होता है क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि स्काई एक्टिंग कर रहा है, बट उसे ऐसा देखकर सन को समझ में आ जाता है कि वो दोबारा से डर रहा है। उसे उसके ओर बढ़ता है बट मैनेजर रोक देता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? फ़ोटोशूट के बीच में डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी और फ़ोटोशूट भी ख़राब होता है। ऐसे करके सन को रोक लेता है। जैसे ही फ़ोटो कंप्लीट होता है मिस्टर पार्किन बोलते हैं गुड, फ़ोटो अच्छी हुई है। तभी जैसे ही मिस्टर पार्किन वहाँ से हटते हैं उसके क्रू मेंबर कुछ आते हैं और बोलते हैं कि फ़ोटोशूट का बैग का कुछ वीडियो बनाते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं स्काई से कि आपको कैसा लगा इसमें कुछ नर्वस महसूस हुई आपको इस कैरेक्टर को करते हुए? सबको यही लग रहा होता है कि वो अभी भी एक्ट कैरेक्टर में है ये, बट जैसे ही वो कैमरेज को देखता है इसका ज़्यादा डर जाता है, जो कि वो पहले से ही डरा होता है और वहाँ पे गिर कर वो हेल्प करने लगता है। उसे इतना टेरिबल सिचुएशन में देखकर मैनेजर और सन उसके पीछे जाते हैं और उसे जकड़ कर उसके करीब जाने लगते हैं। ऐसे उसे हालत में देखकर सभी को वहाँ से चला दिया जाता है और वो रूम में कोई और नहीं केवल क्रू मेंबर्स सन और मैनेजर स्काई के साथ बैठे होते हैं। तभी मिस्टर पार्किन गुस्से से देखता है मैनेजर को, बोलता है कि तुम्हारा एक्टर एक्चुअली बीमार है और तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि कितना बीमार है। पार्किन को इतने गुस्से में देखकर मैनेजर बोलता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? नहीं, स्काई बीमार नहीं है। स्काई को सिर्फ नर्वसनेस होती है इस कैमरे से, इसीलिए मैं हमेशा इसके लिए प्ले वाले वर्क ढूंढता हूँ ताकि सिर्फ कैमरे को फेस ना करना पड़े। इसे सुनकर दोबारा गुस्से में हो जाता है पार्किन, बट ऐसे देखकर स्काई बोलता है कि मेरे मैनेजर को ऐसा मत बोलो तुम, मेरे मैनेजर की गलती नहीं है, मैंने इनको कभी बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं क्यों गुस्से में हूँ। मैनेजर को ऐसे डिफेंड करते हुए जब देखता है पार्किन तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है रूम से बाहर। तभी स्काई बताता है कि एक्चुअली मेरे साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ था। मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे वॉशरूम में पकड़ के मेरे कपड़े उतार के मेरे वीडियो बनाए थे। वहाँ पे मैं चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, बट मैं खुद को बचा नहीं पाया, नहीं कोई मेरी हेल्प करने के लिए, और वो रोने लगता है। ऐसे उस सिचुएशन में देखकर उसका मैनेजर और सन भी दुखी हो जाते हैं। उसका मैनेजर भी साथ में रोने लगता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि तुम इतने तकलीफ़ से गुजर रहे हो। तभी बोलता है स्काई कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर सन बोलता है इनोसेंटली कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जब भी तुम्हें उन लोगों की शक्लें याद आए तुम मेरे शक्ल याद रखो, तुम्हें लगे कि जैसे मैं देख रहा हूँ। उसकी इनोसेंट बातें सुनकर रोते रोते हंस पड़ते हैं मैनेजर। उसका बोलता है कि ये तो ज़्यादा स्कैरी हो जाएगा। फिर दोबारा बोलता है सन, तो तुम एक काम करो, मैनेजर का शक्ल याद कर लेना। और सुनकर वो दोनों रोते रोते हंसने लगते हैं। तभी मैनेजर बोलता है स्काई को, कोई बात नहीं, हम इसे मिलकर मुकाबला करेंगे। तो सन बोलता है कि तुम सूट तो कर पाओगे ना इस सीरी का? स्काई बोलता है हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा।
तभी मैनेजर बोलता है कि हम मिलकर कोशिश करेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास ले जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करते चीयर अप करते हुए वो दूसरे के हाथों पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम इसमें एक दूसरे के साथ देंगे। ऐसे बहुत से स्ट्रेसफुल डेज़ के साथ ये ऑफिस लौटते हैं जहाँ पे ये रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सन का फ़ोन बजता है जिसमें एंजॉय का मैसेज होता है। इस मैसेज का रिप्लाई करते हुए सन बोलता है कि नहीं, कल मुझे सुबह सुबह ही काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सो पाऊँगा। ये मैसेज को टाइप कर ही रहा होता है कि देखता है सन की उसके फ़ोन पे नज़र रख रहा है उसका मैनेजर। फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उसे घूर के देखता है सन कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी उसका मैनेजर नज़रें घुमा के चेयर पे अचानक से सो जाता है। जय सन का ऐसा टेरिबल मैसेज देख के वो भी बोलता है कि अच्छा, जब तुम अपने काम को मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो तो ठीक है, मैं भी काम करने जा रहा हूँ, मेरा भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला है। जय का मैसेज देख के सन बोलता है फाइनली, बट तभी मैनेजर बोलता है कि तुम क्या भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे हो। तभी अचानक से नोटिस करता है कि मैनेजर अभी भी सोया नहीं है और साइड में देखता है कि स्काई भी सो रहा है। ये देखकर वहाँ से अवॉइड करते हुए मैनेजर को वहाँ से उठने की कोशिश करता है जय, और वहाँ सन और चला जाता है। वहाँ मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे हमें उस प्रोजेक्ट पे दिखाया जा रहा होता है जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिसमें सनी को मेन रोल के लीड के लिए बोला जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जब इसके लिए डिस्कशन चल रही होती है, अचानक से जय हाथ उठाते हुए बोलता है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि सीरीज़ के लिए सनी सूटेबल नहीं है। तभी जो करंट सीईओ होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सनी सूटेबल नहीं है, हमें न्यू एक्टर्स को मौका देना चाहिए, अगर हम मौका नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, और वैसे भी सनी हमारे एंटरटेनमेंट का लीडिंग एक्टर है। ये तभी बोलता है जय कि एक्चुअली बात ये नहीं है कि सनी इस डील के लिए सूटेबल है, हम सबको पता है कि डायरेक्टर ने उसे कास्ट करने के लिए क्यों बोला है। ये सुनकर वो बहुत से गुस्सा आता है सीईओ को, तो बोलता है तुम्हें क्या पता, स्पॉन्सर ने जो इस शो में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसने खुद रिकमेंड करा है कि इस रोल को सनी ही करेगा। ये बात बोलकर कुछ नहीं होता, तभी कुछ लोगों को डाउट होने लगता है सीईओ पर। ये देखकर सीईओ गुस्सा होकर वहाँ से मीटिंग से उठ के चला जाता है और चेयर्स को गुस्से में फेंकते हुए बोलता है कि कौन है ये बच्चा, ये कल का आया हुआ लड़का मुझे सिखाएगा कि काम कैसे करते हैं, क्या सो वॉट कि अगर इसका कुछ कनेक्शन है यहाँ पे बिजनेस में। तो ऐसे बोलते हुए बोलता है अपने असिस्टेंट को कि हमें इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा जल्द से जल्द। दूसरे दिन शूट हो रहा होता है स्काई का, जहाँ पे वो नर्वस होता है, बट फिर भी पूरे क्रू मेंबर को जो उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता होता है सब सपोर्ट करते हैं उसका, और वो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो पाती है। बट फिर भी रिकॉर्डिंग के बाद भी कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाता स्काई से। ऐसे देखकर सन उसके पास जाता है, उसके फिंगर को कस के दबा देता है। जब पेन में होता है तो अचानक से स्काई बोलता है कि दर्द हो रहा है। तभी उसे महसूस करता है कि वो एक्चुअली अपने कैरेक्टर से बाहर आ पाया। ये देखकर सन बोलता है कि अब तुम ठीक हो ना। मैनेजर को जो पहले लग रहा था कि सन उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो देखकर खुश हो जाता है कि एक्चुअली दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन दोनों को गहरी नज़र से देखते हुए बोलता है कि अच्छा ही है। और वो बोलकर वहाँ से बोलता है ठीक है, मैं आता हूँ, कुछ काम है मुझे। फिर ये तीनों अच्छे से रिकॉर्डिंग होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैनेजर बोलता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ पिए हुए बहुत टाइम हो गया, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मेरी लड़की भी अभी मेरे साथ नहीं है। और ये पीकर वो पीने लगता है और बोलता है कि मुझे खुशी है कि अब स्काई ठीक हो गया है। ये बोलकर स्काई बोलता है कि अभी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम लगेगा बट टाइम के हिसाब से सब हो जाएगा। तभी मैनेजर बोलता है कि बट तुमने काफ़ी अच्छी रिकवरी करी है और आगे भी सब ठीक ही होगा, चलो चलो एंजॉय करते हैं, हम पीते हैं। बस वो पी ही रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि अचानक से उसका फ़ोन बजता है। जब फ़ोन उठाता है तो अचानक से जैसे मैनेजर के फेस से कलर उड़ जाता है। जब उसे देखता है स्काई तो पूछता है कि क्या हुआ, परेशान क्यों हो। तो स्काई बोलता है, फ़ोन चेक करता है मैनेजर, और ट्रेंडिंग टॉपिक जो वहाँ पे चल रही होती है। ये सुनकर मैनेजर बोलता है कि एक्चुअली लोग डिमांड कर रहे हैं डायरेक्टर अथर को रिज़ाइन करने के लिए। ये सुनकर चौंक जाता है सन, और स्काई भी सन को देखने लगता है। स्काई एक्चुअली आँखों में महसूस कर सकता है कि वो थोड़ा सा जय के लिए परेशान होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 7 का एंड होता है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मीट इन अदर एपिसोड। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट वीक।